हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के प्रोग्राम में हम आपको कहानी सुनाएंगे 1 रुपए के स्कूल की कहानी, यानी कि 1 रुपए फीस वाले स्कूल की कहानी। साथ ही साथ इस कहानी में हम कौमी और बैनुल-अक़वामी रंग भी भरेंगे और आपको इस कहानी के साथ मुख्तलिफ और कहानियाँ सुनाएंगे। एक कहानी पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में एक नए ट्विस्ट की है, किस तरह अमरीकी मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट शाया कर दी। फिर एक कहानी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी है, जहाँ पर दहशत गर्दी की एक नई लहर दौड़ चुकी है और इंटेलिजेंस के जो इदारे हैं, क्या वो अपना काम मौसर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी कहानी ज़रूर सुनिएगा। और सबसे आखिर पे एक कहानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की भी है, जिसके वज़ीर आला अपने साथियों समेत अडयाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फ़खर, आप ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आप क्या नई ताज़ी है? नई ताज़ी तो आज अदालत में एक अहम केस था सुप्रीम कोर्ट में जो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा का, उसका बताएं क्या बना है? वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन्होंने कह दिया कि 7 दिन के अंदर फैसला करें। 2 हफ्तों में दो हफ्तों में, हाँ मेरे ख्याल में 2 हफ्तों का कह 2 दिया। हफ्तों का तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा कि दोनों को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जो उनका रिलीफ बनता है ज़रूर दें उनको। ये बड़ी ज़्यादती है कि इनका केस ही नहीं लग रहा था। अब ये देखें ना कि केस लगाने के लिए भी आप अदालतों में जा रहे हैं। तो और ये दोनों वो लोग हैं फ़खर, जिन्होंने जेनुइनली इस्लामाबाद में बहुत बड़ा काम किया है। आम आदमी की लिटिगेशन, प्रो बोनो, बगैर पैसे लिए हुए लोगों के केस लड़े हैं। हमारे लोग तो वैसे बड़े बातें करते हैं ना, जब आता है मैदान में किसी के लिए टाइम निकालना या बगैर पैसों के काम करना, करता कोई नहीं है। तो ईमान और हादी ने बड़ा काम किया है, तो मैं तो उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। खुदा उनको इस मुसीबत से निकाले। और ज़ाहिर है पेरेंट्स हैं, नौजवान कपल है, रिसेंटली शादी हुई है, तो बड़ी ज़्यादती है। हमारी दुआ है कि उनकी मुश्किलें आसान हो और हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ। अच्छा शाह जी, पिछले 48 घंटों में अगर देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर से जो दहशत गर्दी की जो लहर उठी है, पहले बन्नू में हुआ जो फ़तेह खैल वो जो चौकी थी, फिर उसके बाद लकी मरवत में हुआ, कोई अटक में भी वाक़या हुआ, ये इसके हवाले से आपके पास कोई तफसीलात वगैरह हैं, वो क्या है? अच्छा फ़खर, बन्नू के वाक़े में तो 15 अफराद शहीद हुए थे। लकी का वाक़या आप ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि क्या है ये? कोई मेरा ख्याल है कि मीरान शाह रोड पे लकी मरवत में बाज़ार में कोई धमाका हुआ है कि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, 7 से 9 तक की जो है ना वो इसमें डेथ्स के हवाले से आ रही हैं। और खुदकुश हमला था, ये इस हवाले से भी अभी तहकीकात चल रही हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि कल एक गलबन जो यहाँ पे हुआ है जो अटक के, उसमें वो क्या मामला था? फ़खर, कल ना बन्नू का वाक़या बड़ा था। आपको पता है कि बन्नू के वाक़े के ऊपर 15 पुलिस वाले शहीद हो गए। फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से एक एहतजाज कर दिया। उसमें एक छोटा वाक़या दब गया बड़ी ख़बरों में ना। हालांकि ख़बर वाक़या कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसके इम्पैक्ट्स ही होते हैं ना। हुआ ये है कि कल जो अटक का इलाका है झंड, उसमें एक रोड है कोहाट रोड। बिल्कुल, आप कोहाट जाते हैं तो ये जंड से ही जंड से गुजर के जाते हैं। तो जब आप जंड से गुजर के जाते हैं ना, तो पहले एक पुलिस पोस्ट आती है, पुलिस चौकी आती है। फिर 200 गज आगे जाएं तो पुल आता है, पुल क्रॉस करते हैं तो आप जो है आगे कोहाट की तरफ चले जाते हैं। ये बंदा, ये खुदकश हमला आवर, ये कल आया है कोहाट वाले रास्ते से। इसने पुल क्रॉस किया और वहाँ पर इसका जो भी हैंडलर होगा उसने इसे पुल क्रॉस करके उतार दिया। अब पुल क्रॉस करें तो राइट लेफ्ट पे, पर्टिकुलरली राइट साइड पे बड़ी खुला मैदान है, खेत है। ये खुले मैदान में जब चला गया तो वहाँ पर एक आदमी चरवाहा था जो अपनी बकरियां जो है चरवा रहा था। वो जो चरवाहा था वो रेलवे का साबिक मुलाजिम था, लियाकत नाम था उसका। अच्छा, ठीक। अब इन इलाकों में, रूरल एरिया में, देही इलाकों में लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। बिल्कुल ऐसे। लियाकत ने मशकूक जानकर इस बंदे को आवाज़ दी और ये इसके दिल में तो पहले से चोर था।
और लियाकत जब इसके करीब आने लगा तो इसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। अच्छा। ये इतलात जो हैं, ये मालूमात हासिल हुई हैं और इब्तदाई तौर पे ये पता चला कि बेसिकली वो समझा कि लियाकत ने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। तो मकसद इसका क्या था? मकसद वहाँ पर जो पुलिस चौकी थी, पुलिस पोस्ट थी खुशालगढ़, खुशालगढ़ पुलिस पोस्ट के ऊपर इसने अटैक करना था, खुद के हमला करना था। मतलब ये अब दहशतगर्दों की नई जो एक वो आई है, जो वो उसमें पुलिस चेक पोस्ट को उन्होंने टारगेट ये करने पुलिस और जो बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो तो अटैक पे हैं, वो तो अंडर अटैक है। अच्छा, एक और वाकया भी हुआ। आपको पता है कि इस्लामाबाद में जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक बच्ची, एक खातून को पकड़ा कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। वो खातून अटैक करना चाहती थी इस्लामाबाद में। यही जो इसी दौरान जो मुज़ाकरात, जब मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे थे, अच्छा। जब अमेरिका और जो आपको पता है अमेरिका और ईरान के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर थे, ईरानी वफद यहाँ पर था, अमेरिकी वफद यहाँ पर था। उस दौरान उस बच्ची का किस दहशतगर्द तंजीम से उस बच्ची का जो ताल्लुक़ है, बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जो अलहदगी की तहरीक चल रही है, इंसर्जेंसी चल रही है, उसमें से किसी का ताल्लुक़ है। BLA वगैरह, BLA से उसका ताल्लुक़ है। और वो कहते हैं कि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और अब जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस बारे में की है। अच्छा। जिसमें उस बच्ची की वीडियो वगैरह TV वगैरह पे चली है, उसकी वीडियो भी, और उसने कोई एतराफ़ भी किया है कुछ। लेकिन ज़ाहिर है जब सरकारी इदारों के पास, महकमों के पास चले जाएं तो प्रोफेशनल स्टेटमेंट की उस तरह वेटेज नहीं रहती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि यहाँ पर एक बड़े इंटरनेशनल इवेंट को जो है ये टारगेट किया जा रहे थे। और यहाँ पर अभी दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। तो ये बन्नू में 15 बंदे शहीद हो गए, फिर ये अटक वाला वाक़या हो गया, और फिर लकी मरवत में 9 अफराद जो है वो शहीद हो गए। तो ताने बाने जो हैं वो पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग इलाके अफगानिस्तान के साथ है उधर से ही मिलते हैं। फॉरेन ऑफिस की तरफ से कल इस पे कोई आया भी? जी, कल इसके ऊपर आपको पता है, वो आपने डिस्कस भी आपने देखा होगा किया कि किस तरह एहतजाजी मुरासला सरदार शकीब को यहाँ पर पेश किया, जो कि नाज़मुल अमूर है अफ़गानिस्तान के। तो ये एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन मैं अगेन वो बात कहूँगा कि ये इस्लामाबाद पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है। नहीं, वैसे शाह जी ऑर्गेनाइज्ड के हवाले से अगर बात करें ना, तो आप जब ये मुज़ाकरात के लिए जो अमरीकी टीम्स यहाँ पे आ रही थी, पाकिस्तान जो है मरकज़ निगाह बना हुआ था पूरे इंटरनेशनल मीडिया का, तो उस टाइम आप अगर भारत का मीडिया देखते ना तो वो अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ज़्यादा इस टाइम जो है ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं या जो मुल्क हैं, उनको कितनी ज़्यादा जो है ये तकलीफ़ पहुंच रही थी कि पाकिस्तान क्यों इस टाइम जो है वो सेंटर ऑफ स्टेज है, पाकिस्तान को ये क्यों इस तरह की जो पॉजिटिव एक जो है वो रिकग्निशन मिल रही है। तो उस बुनियाद के ऊपर ये इसको नज़रअंदाज करना कि पाकिस्तान में ये इस तरह से दोबारा कोई टारगेट नहीं करेंगे, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा नहीं होगा, तो ये जो एक आप बात कह रहे हैं जो इंटेलिजेंस वाली, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि जब ये पाकिस्तान को जब कोई इस तरह की रिकग्निशन या इस हवाले से आता है तो तब ये दहशतगर्दी के वाक़यात और इस तरह के जो मामलात हैं वो भी बढ़ते हैं। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान इसमें इन्वॉल्व है या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, उसके अलावा आप जो दीगर जो ममालिक हैं उनका जो किरदार है, भारत का भी बिलखसूस, वो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फ़खर, भारत के मामले के ऊपर तो हम बात करते हैं, लेकिन मैं ना इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। इसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको तो नाम लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे ने वो जो लियाकत है उनका रिटायर्ड मुलाजम, उसके लिए ट्वीट भी किया है, और उसने बहुत बड़ी बात है कि उसने अपनी जान
देख के कुर्बान पता कर नहीं दी, कितनी जानें बचा पता ली। नहीं कितनी जानें बच गई। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसे तमगे देने चाहिए, जिस तरह के नेशनल आप अवार्ड देना चाहिए। एक फॉर सेल अवार्ड्स लोगों को देते हैं, ये एटलीस्ट इस तरह के जो ये हीरोज तो हैं, मेरिट पे हैं। ये हीरोज हैं जिनको ये मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि रिकग्निशन मिलनी चाहिए, बल्कि इनकी फैमिली के लिए भी हुकूमत को, रेलवेज जो मिनिस्ट्री है उसको भी चाहिए कि लाइफ टाइम कोई एटलीस्ट इस तरह के वो इनको वो देना चाहिए। अच्छा, ये एक तो ये हो गई। दूसरी बात, अब आ गए भारत की तरफ। देखिए, भारत और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली स्टैंड ऑफ हमारा ख़त्म नहीं हुआ, और पाकिस्तान, हमने फॉर्मली ये बात कही है पाकिस्तान ने कि भारत जो है वो पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। हम तो बल्कि पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी होती है कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान के ज़रिए भारत इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन मसला यही है कि हमने क्या टीटीपी को या उन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कोई मुसर कार्रवाई कर सके हैं? वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। आप देखें, जो इस सारा ये ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हम ज़रा हमारी जो सिंपथीज़ हैं वो गज़ा के साथ, मुसलमानों के साथ हैं, या ईरान के मुसलमानों के साथ हैं, हमारे भाई हैं ना, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ईरान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो इज़राइल की जो मोसाद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसने ईरानी मिलिट्री ऑफिशल्स को, अहम हुकूमती लोगों को, अहम साइंसदानों को, ठीक है, हमास के लीडरों को, हिजबुल्लाह के अहम लोगों को, सबको निशाना बनाया। बनाया है ना, एक बात है। और उन्होंने बताया कि हमारी पेनिट्रेशन किधर है। ये अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये आज पैदा हुआ है, ये आज तो पैदा नहीं हुआ। ये तो जब से मैं और आप देख रहे हैं जर्नलिज्म में, जब से उस, वैसे तो पहले 79 ऑनवर्ड्स ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया हुआ है शुरू। तो हम क्यों नहीं कर सके उन अनासर के खिलाफ कार्रवाई जो हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जो हम कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। हमें रीवैम्प करने की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के बारे में पॉलिसी, हमें रीवैम्प करने की ज़रूरत है हिंदुस्तान के बारे में पॉलिसी। तो ये बात बड़ी, यानी कि वो फिर कहते हैं कि दूर चली जाती है। हमें अपना घर जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, हम दूसरों जो हमारे मुखालिफ हैं उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। शाह जी, इस पर मैं ज़रा बात करूँ। देखें, ये जो अफ़गानिस्तान और जो उसके बॉर्डरिंग एरियाज़ में पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया ग़ज़व-ए हक़, तो उसके बाद अगर आप देखें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, वो खुद फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी हुई, ये नोन एक फैक्ट है, और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात से होने वाली जो अमवात थी वो भी कम हुई, ये भी एक नोन फैक्ट है। दूसरी एक बात जो आप बात कर रहे हैं ना, कि जो इन दहशतगर्दों, ख़ासतौर पे जो ये टीटीपी है, उसके जो मेन लीडरशिप है, उसके जो टॉप टियर की जो लीडरशिप है, उसको टारगेट क्यों नहीं किया जाता। पहली बात यह है कि अगर आप अफ़गान सहाफ़ियों का भी इस हवाले से ना पढ़ें कि ये जो ऑपरेशन ग़ज़व-ए हक़ शुरू हुआ था, उस दौरान ये जो तालिबान हैं उनको इंटरनेशनल कोई सपोर्ट नहीं मिली, उनको कोई दुनिया से कोई ऐसी आवाज़ उनके लिए नहीं उठाएगी कि पाकिस्तान ये जो ऑपरेशन है वो बंद करे। बंद हुआ भी ऑपरेशन तो वो चाइना की मीडिएशन पे हुआ, जो उरुमची प्रोसेस हो रहा था। बाकी दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड, किसी ने उनके लिए वो नहीं किया। अब उसकी जो पहली रीज़न वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक नैरेटिव था वो एक तक़वियत पकड़ गया है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसमें एक्चुअली अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर जो इनकी कुछ सपोर्ट थी या जो कुछ इस तरह की हिमायत में लोग होते थे, वो उनकी जो सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई तालिबान की, जो अफ़गान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद तालिबान ने क्या किया कि दोबारा से एक पब्लिक सिंपथी लेने के लिए, इंटरनेशनल जो अटेंशन हासिल करने के लिए, इन्होंने एक नैरेटिव ये बनाया कि पाकिस्तान सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा है। वो हॉस्पिटल वाला आपके सामने, यूनिवर्सिटी वाला, वो एक इस तरह का नैरेटिव बना के इन्होंने कोशिश की कि हम जो दुनिया की अटेंशन हासिल करने के लिए कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। अब ये जो इनकी तरफ से ये एक नया जो एक प्रोपेगेंडा था ये शुरू किया गया, उसके बाद हुआ क्या है, ये आप जो बात कर रहे थे ना कि आप जो टॉप की टीटीपी की लीडरशिप को क्यों नहीं टारगेट कर रहे या इस तरह की, इस पे जो कुछ इतलात यही हैं कि जो टॉप की इनकी लीडरशिप है ज़्यादातर वो अफ़गानिस्तान के जो काबुल में जो डिप्लोमेटिक एरियाज़ और वहाँ पे जो ख़ासतौर पे जो सेंटर ऑफ दी जो ये पॉपुलेशन है उनके दरमियान में ये रह रही है। अगर पाकिस्तान उस तरह का कोई कार्रवाई करता है तो उससे फिर वही है कि ये
एक जो कोलेटरल डैमेज के हवाले से या इस तरह की जो है वो दोबारा से चीज़ें आ सकती हैं। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमरुल्लाह साले आप जानते हैं कि पाकिस्तान का कितना कट्टर मुखालिफ और सख्त जो है वो तनकीद करता रहा है हमेशा से। अगर अफ़गानिस्तान का आइन देखें तो अब भी वो जो है वो डिप्टी प्रेसिडेंट है, क्योंकि तालिबान ने जो टेक ओवर किया है उसको अभी तक वो उस तरह रिकग्निशन या वो नहीं मिली। तो अमरुल्लाह साले की तरफ से कुछ हफ्ते पहले एक ट्वीट किया गया और उसमें बताया गया, उन्होंने बाकायदा उसके साथ वो दिया है कि काबुल की आउटस्कर्ट में एक इलाका है बाग काजी। बाग काजी के पास वो कह रहे हैं कि एक फ्लोर मिल थी खाली, उस पर तालिबान ने क्या किया है, कोई 23 कंटेनर्स जो है ना वो बड़े असलिया के वो उन्होंने वहाँ पे जाके स्टोर किए हैं। और ये जो बाग काजी का ये जो जगह जिस पे जाके इन्होंने असलिया स्टोर किया है वो आबादी के दरमियान में है, एन सेंटर में। अगर कल को कोई इंसिडेंट होता है इस तरह का, इससे जो इर्द गिर्द की उसकी आबादी है उसको जितना नुकसान पहुँचेगा इसकी ज़िम्मेदारी वो कहते हैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब वो उनकी हुकूमत थी या उससे पहले के आबादियों के दरमियान में अफ़गान हुकूमत जो है वो असलिया के इस तरह के जो है वो डिपोज़ बनाए। ये चाह रहे हैं तालिबान जो है वो कोलेटरल डैमेज की इस तरह की कोई इंसिडेंट्स हों ताकि उनको दोबारा से कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्निशन मिले या एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो कोई अटेंशन हासिल कर सकें इस तरह की। तो असल जो हक़ायक़ हैं वो इसमें कोई शक नहीं है कि जो अफ़गान तालिबान है इस टाइम UN की रिपोर्ट आ चुकी है, दीगर जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि किस तरह से दोबारा एक दहशतगर्दी का मरकज़ बन रहा है। तो इसकी मैं ये समझता हूँ कि कोई इंटेलिजेंस फेलियर से भी ज़्यादा जो है इस टाइम जो वो हिकमत अमली अपना रहे हैं वो ह्यूमन शील्ड वाली जो हिकमत अमली अपना रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ रिस्ट्रेंट्स जो है वो। अच्छा, मैं एक बात करूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा इस पर। एक दहशतगर्द है, आपकी मैं बात से कहूँगा, आप ये कह रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव में रहते हैं, मुझे इस बात पर भी सवाल है। ठीक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बैठ के वो अपने दहशतगर्दों को हिदायत देते हैं, वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद क्रॉस करते हैं, वो एक ज़िला क्रॉस करते हैं, दूसरा ज़िला क्रॉस करते हैं, तीसरा ज़िला क्रॉस करते हैं, चौथे ज़िले पे आके वो फट जाते हैं। इस सारे सफ़र में सवाल बनता है या नहीं बनता? बनता है। हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल बनता है या नहीं बनता? ये नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन हमें ठीक करना है ना। ये आज का कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हुआ नहीं है। और ये जो मालूमात है ना कि जी डिप्लोमेटिक इनक्लेव वाली, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये बस मैं इस बात पे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में आपको पता है, आप ऑपरेशन प्लान करें, जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ऑपरेशन किया, सदर को अगवा करके लेके आ गए। आप कहते हैं आप नंबर 1 है, मुझे बताएं आप। मुसैड ने ऑपरेशन प्लान किया, अहम लोगों को मार दिया, आप कहते हैं नंबर 1 आप हैं। हम मानते हैं आप नंबर 1 है, आप हमें परफॉर्मेंस दें, हम आपके साथ, आप हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं ना, हम आपकी दुश्मन नहीं है और आप भी हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन जो आप क्लेम कर रहे हैं ना, हमारे जब बच्चे मरते हैं ना तो आप कहानी हमें डालते हैं कि जी वो उन्होंने मारे हैं, भाई मारे होंगे उन्होंने, आपने क्या किया हमें बताएं आप। ठीक है, तो अब ये बात कहना कि जी वो उधर है, उनकी ह्यूमन शील्ड है, ये कौन सी ह्यूमन शील्ड है जिसने इनको आने दिया यहाँ पर? तो ये मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर बड़ी बातें हो सकती हैं, बड़ी लंबी बातें हो सकती हैं। हमें जहाँ पर अपनी कमज़ोरियाँ उनको मानना चाहिए, जब नहीं मानेंगे तो कहते रहेंगे जी वो उन्होंने किया है। आपने बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया, UN की रिपोर्ट में कहा गया है, माना गया है कि वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें, बिल्कुल दुरुस्त माना गया। ठीक है, जब हमने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की, नंबर नीचे गया, बिल्कुल नंबर नीचे गया। और आपने और मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको कहा था ये नंबर नीचे गया, कल ऊपर आएगा। याद है ना, मेरी आपकी बात हुई थी, नंबर ऊपर आ गया। अभी उन्होंने 48 घंटे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा पूरे को तो हिला के रख दिया है। लकी, मरवत, बन्नू, ये अटक। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि मर जो है मेरे भाई रहे हैं, आपके भाई रहे हैं, इस मुल्क के बच्चे मर रहे हैं, यही कह देना कि जी ये जी वो इंडिया है, ये अफगानिस्तान है, और भाई अंदर कैसे आ गए? तो प्लीज़ मैं तो ये कहूँगा, प्लीज़ अपनी सफ़ें और मुनज़्ज़म करें, अपने आप को ठीक करें। रिज़ल्ट हमें तब पता लगेगा जब किसी की हिम्मत ना हो कि वो कहे कि जी हम पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई करेंगे।
नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो टीटीपी की जो लीडरशिप है उसको अभी तक ये कामयाब नहीं हो सके मारने में, या अगर वो आपकी जो फोर्सेस को उनको टारगेट कर रहे हैं, चुन चुन के चौकियों को हिट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि ये करना चाहिए कि उनको भी जब तक इसी तरह जवाब नहीं दिया जाएगा, चुन चुन के इनकी लीडरशिप को नहीं मारा जाएगा, तब तक जो है वो पाकिस्तान में मैं नहीं समझता। देखिए हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, ये हाफिज गुल बहादुर किसी ने अगेन पैदा किया है, आपने, आपका लाइड था, रिकॉर्ड उठाकर देख लें। टीटीपी के जो अक्सर लीडर्स थे वो हमारे गुड लोग थे वो, ठीक है, चले वो हमारे खिलाफ हो गए। टीटीपी के लीडरों को हमने किस बात की इजाज़त दी हुई है? अगर आप कहते हैं कि टीटीपी कर ली, मान लिया, आपकी बात मान लिया, तो फिर आपने अभी तक क्यों, आपकी नज़र से क्यों वो बचे हुए हैं? तो ये बड़ी, इसमें ऊपर मैं बातें करूँगा तो बड़ी तल्ख बातें हो जाएंगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे नौजवान, हमारे पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। बिल्कुल। और हम रोज़ाना ये बात नहीं सोच सकते कि जी वो सरजमीन है, आप क्या कर रहे हैं मुझे वो बताएं। तो मेरे ख्याल में, लेकिन ये तो बातें हैं। आपको पता है ना कि अमेरिकी मीडिया ने वो जो CBS में एक पाकिस्तान मुखालिफ रिपोर्ट एक पेश की है। बिल्कुल शाह जी, ये मुझे ये ज़रा बताएं, क्योंकि ये बड़ी एक मानीखेज़ रिपोर्ट है। इसमें ख़ास तौर पे एक ये नहीं है कि सिविलियन त्यारों के हवाले से कहा गया है, इसमें सर्वेलेंस जो ईरान की जो त्यारे के हवाले से भी है कि वो भी यहाँ पे पार किया गया है। तो असल हक़ाइक़ क्या हैं? क्या आपकी कोई इस तरह की नज़र से गुज़रे नूर खान एयर बेस से? क्योंकि आप कंटिन्यूसली जब ये डेलीगेशंस आ रहे थे तब भी उनको रिपोर्ट कर रहे थे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। क्या ये वाकई पॉसिबल है इस तरह जो पाकिस्तान यहाँ पे उनको वो इजाज़त दे कि वो अपने त्यारे तमाम इधर पार कर सकते हैं? अच्छा फ़खर, ये जो CBS की रिपोर्ट है ना, इसमें पहले तो हम रिपोर्ट के 3 पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट में पहला नंबर पे पॉइंट उन्होंने कहा कि हमें अमरीकी हुकाम ने, ऑफिशल्स ने अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि ईरानी जो फ़ौजी एसेट्स थे, बड़े त्यारे, वो नूर खान एयर बेस के ऊपर जो पिंडी की मिलिट्री गैरिजन सिटी है वहाँ पर खड़े थे, और वो खड़े रहे और पाकिस्तान ने उनको रखा हुआ है। एक बात तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि ईरान की जो एयरलाइन है, पैसेंजर प्लेन एयरलाइन, उसका एक त्यारा काबुल में था, फिर उसको उन्होंने कहा कि हम हेरात में बदल देंगे। ये 2 बातें हो गई, ज़ाहिर है इसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है। तीसरा उन्होंने इल्ज़ाम जो लगाया वो कहा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं चीन के साथ, और चीन वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बनाए हैं और ईरान की भी बड़ी मदद की है, माशी, पाकिस्तान की भी बड़ी माशी मदद की, और पाकिस्तान मेडिएटर यानी कि मेज़बान है। तो चीन ने इस बात का बड़ी खुशी का इजहार किया है। वो ये कहना CBS ये चाह रहा है कि ये जो पाकिस्तान का रोल प्ले हो रहा है, ये चीन ने कोई इशारा किया हुआ है, ठीक है, अलग ऐसी बात नहीं है। ये 3 बेसिकली उसके पॉइंट हैं। अब आ जाते हैं पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले इस इल्ज़ाम के ऊपर कि क्या पाकिस्तान के नूर खान एयर बेस पर ईरानी त्यारे खड़े थे? जवाब है बिल्कुल खड़े थे। लेकिन वो क्यों आए थे यहाँ पर? भाई आपके मुल्क के, किसके, अमेरिका के नूर खान एयर बेस के ऊपर 14 त्यारे खड़े थे। कितने? 14 त्यारे खड़े थे। ईरान का जब डेलीगेशन आया तो वो भी 2 से 3 त्यारे उनके भी आए। वो आए, वो कुछ दिन खड़े रहे, फिर वो वापस चले गए, फिर वो दोबारा आए, ठीक है। अब्बास इराक़ची आए, जब अब्बास इराक़ची, जब वफद, पहले तो वफद आया तो उसके साथ आए थे त्यारे, वो वापस चले गए, और अमेरिका और ईरान के त्यारे इकट्ठे रहे, इकट्ठे खड़े रहे, एक एयर बेस पे थे। बल्कि वो पिक्चर्स भी आई थी ईरान की और इनके अमेरिकी जो एयरफोर्स 2 का जो त्यारा था वो आमने सामने खड़े थे। अच्छा, फिर दोबारा जब अब्बास इराक़ची आए तो वो पाकिस्तान में आए, फिर पाकिस्तान से आपको पता है ओमान गए थे, वो पाकिस्तान के त्यारे में गए थे वहाँ पर ओमान, हमने इसी प्रोग्राम में खबर ब्रेक की थी। और फिर उनका त्यारा वापस चला गया था, और फिर उनका त्यारा वापस आया जब अब्बास इराक़ची आए, और यहाँ से फिर उन्होंने रशिया जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर नूर खान एयर बेस पे त्यारे ज़रूर खड़े हुए हैं, लेकिन
वो त्यारे खड़े हुए हैं जब मुज़ाकरात के दौरान थे। मैंने वैसे जो मेरे पास ऐसी मालूमात अभी तक तो नहीं है कि पाकिस्तान ने उनको कहा हो कि जी हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, नहीं है। लेकिन दो सवाल पैदा होते, एक तो ये कि ये खबर CBS न्यूज़ को किसने दी, यानी कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी। दूसरी, एक सेनेटर है अमेरिकी लिंडसे ग्राहम, जो कि अमेरिकी जो मौजूदा इंतज़ामिया डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया उसके माउथ पीस के तौर पे जाने जाते हैं। जब ये जंग अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ शुरू करनी थी तो उससे पहले भी ये कहते थे जंग लड़े जंग लड़े जंग लड़े। सबसे ज़्यादा लिंडसे ग्राहम ने कहा। जो ही ये रिपोर्ट आती है तो वो लिंडसे ग्राहम कहता है कि हमें तो दोबारा देखने चाहिए पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात, और अगर ये रिपोर्ट ठीक है। साथ ये भी कहते थे अगर ये रिपोर्ट ठीक है। तो लिंडसे ग्राहम जो जुबान बोल रहे हैं वो इसी तरह की है जो हम देख रहे हैं, जो कि बड़ी मशकूक जुबान है। और लिंडसे ग्राहम जो है, इनके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ भी। इजराइल के बाज़ औकात तो ये नहीं समझ में आती कि इजराइल का कौन है। आपको पता है ना, इजरायली मीडिया में बहुत सारी बातें हुई, और अभी तो सुनने में ये भी आया कि शायद विटकॉफ जो है वो अलग कर दिए गए मुज़ाकराती अमल से। अच्छा। शायद, मतलब अभी पता नहीं है, फॉर्मली सुन रहे हैं कि शायद वो विटकॉफ शायद ऐसा ना हो, क्योंकि इसराइल कहता था कि हम अपनी इंटेलिजेंस से पता करेंगे जब मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसराइल को मालूमात मिलती थी तो वो कौन देता था, या जेरेड कुशनर देता था या विटकॉफ देता था। यही बात है ना। जेडी वेंस तो अपने आप को जंग से ही परे करते रहे, जो वाइस प्रेसिडेंट है। तो सुनने में आया, हो सकता है शायद विटकॉफ, हो सकता है जेरेड कुशनर भी हो जाए। विटकॉफ के ऊपर और जेरेड कुशनर दोनों के ऊपर एतराज़ किया था ईरान ने कि ये इसराइल के लिए काम करते। तो अभी आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तो एक दोबारा गर्मी सर्दी हो रही है, लेकिन इंडिया में जा रहे हैं। आज फॉर्मली अनाउंस भी हो गया अब्बास अरागची, कल हमने खबर दी थी कि अब्बास अरागची। लेकिन एक खबर आपको और भी दे दें कि हो सकता है कि अब्बास अरागची इंडिया जाते वक्त या इंडिया से वापसी पर पाकिस्तान रुके। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो ये खबर है। तो अच्छा शाह जी, वैसे ये जो इस तरह की खबरें आती है ना, उसमें टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। सदर ट्रंप का दौरा चीन हो रहा है, उससे पहले ये जो चाइना वाली बात जो आप बात कर रहे हैं, एक तो उसका जो एक पहलू ये भी हो सकता है, चाइना फैक्टर जो इन्होंने इसमें डिस्कस भी किया कि चीन जो है वो एक्टिवली ईरान को सपोर्ट करता रहा है, वो इंटेलिजेंस कुछ मालूमात शेयर करता रहा है, ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट के अंदर अमरीकी जो बेसिस हैं उसके हवाले से सैटेलाइट इमेजेस वगैरह, ये अमरीकी मीडिया इस हवाले से उसने रिपोर्ट किया हुआ है कि चाइना ने ईरान के साथ शेयर की थी। और अब जो ख़ास तौर पे जो अमेरिका ये समझता है और जो मुज़ाकरात में मेन एजेंडा के ऊपर भी होगा कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस IRGC के ऊपर भी है एक बड़ी हद तक। तो उस पे जो है ये जो रिपोर्ट हो रहा है कि जो सदर ट्रंप का दौरा है, बुनियादी तौर पे इस जंग की जो फेट है वो इस दौरे में जो है वो तय हो जाएगी। अगर तो ट्रंप जो है वो शी जिनपिंग को वो कायल करने में कामयाब हो गए कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है या जो प्रेशर है वो ईरान के ऊपर इस्तेमाल करते हुए ईरान को कायल करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से भी या जो दीगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के हवाले से, उसमें अगर ये कामयाब होते हैं तो उसके रिटर्न में चाइना को जो है वो एक बेनिफिट, ताइवान वाला जो इशू है ना वो उसकी वजह से वो रिटर्न में मिल सकता है। तो ये जो दौरा चीन है जो सदर ट्रंप का, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इस जो जंग है उसकी फेट को डिसाइड करने में कि जंग ये जल्दी ख़त्म होगी या नहीं होगी। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताऊँ, आपको पता है ना कि अभी ये भी इतलात आई हैं कि एक तो पहले आपको पता है कहा गया कि जी चीन शायद कोई इनको मावनत दे रहा है। अभी इतला आई है, बल्कि रशिया के बारे में आया कि रशिया खुफिया इतलात दे रहा है। ठीक है, चीन के बारे में भी, चीन के बारे में अभी जो ताज़ा इतला आई है कि जी रशिया ड्रोन्स दे रहा है। तो आई एग्री विद यू, लेकिन फ़खर ये तो सारी बातें होती रही। ये बताएं कि एक आपकी पसंदीदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एहतजाज कर रही है। बिल्कुल शाह जी, वो उनका राइट है। मेरा ख्याल है कि अगर वो उनके लीडर से मुलाकात नहीं हो रही और कई महीनों से अगर नहीं करने दी जा रही, जो कि किसी भी कैदी का लीगल राइट होता है,
तो वो एहतजाज मेरा ख्याल है कि उनका राइट है और उनको करना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाह रहा था कि अभी हमने डिस्कस भी किया है, खैबर पख्तूनख्वा इस टाइम दहशतगर्दी का फिर से मरकज़ बना हुआ है। तो ऐसी सूरत हाल में एक सूबे के वज़ीर आला को अपनी आवाम के साथ, अपनी जो सूबे की जो लोग हैं उनके वोटर्स और सपोर्टर्स, ये वो इलाके हैं जहाँ से इनको मतलब पीटीआई को 90% जो है वो सीटें मिली हैं। मैंडेट दिया उन्होंने, आज से नहीं दिया, पिछली 3 टेन्योर से वो दे रहे हैं। तो उनको बजाय इसके कि वो ठीक है उनकी बाकी पार्टी, उनकी जो पॉलिटिकल एक विंग है, जो लीडरशिप है, वो उनको एहतजाज करना चाहिए, अडियाला जेल के सामने दिन रात बैठना चाहिए, क्योंकि उनका लीगल राइट है इमरान खान से मुलाकात करने के हवाले से। लेकिन जो आप एक सूबे का जो चीफ़ एग्जेक्टिव है उसका क्या काम है, वो यहाँ पे आके वो इस तरह पूरा दिन यहाँ पे गुजार दे, एक फ़जूल एक्सरसाइज। वो इस वजह से फ़जूल के मुलाकात होनी है नहीं होनी, अगर होनी भी है तो वो एक चीफ़ एग्जेक्टिव है, वो किसी भी टाइम आ सकता है। भाई आप अपना फोकस करें जो सूबे के जो सूरत हाल है उसके ऊपर। ये बन्नू भी गया, बन्नू में भी जो इन्होंने कोई जो तकरीर शकरीर की है, जो ये इंसिडेंट हुआ था उस पर भी इन्होंने वही जो बातें हैं वो वफाक की ऊपर सारी ज़िम्मेदारी डाल दी कि जो बंद कमरों में बैठ के इस तरह के जो पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी उसकी जो भुगतना आवाम को पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो बतौर एक चीफ़ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए गवर्नेंस के हवाले से भी। सिर्फ फ़ौज का आप ठीक है जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बॉर्डर के ऊपर, लेकिन जो शहरों के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होती है वो पुलिस के पास होती है, पुलिस इनका महकमा है, सूबे की वो है। तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि ये इनको यहाँ पे आके ये इस तरह पॉलिटिकल जो स्टंट्स हैं वो खेलने चाहिए। इनको अपना फोकस अपनी गवर्नेंस के ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी है, उनके चेयरमैन भी हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी बाकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो करते रहें एहतजाज, वो उनका राइट है। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं एग्री करता हूँ कि उनको जो गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर बिल्कुल देखना चाहिए। हमारे बड़े प्यारे जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े एक्टिव जर्नलिस्ट, बड़े एक्टिव हैं, शबीर डार, वो पिंडी में मौजूद है, अडियाला जेल अडियाला जेल में वो धरना कवर कर रहे हैं। आए मेरे ख्याल में उनसे सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। दिखाएं जी, शबीर भाई बताएं क्या सूरत हाल है। जी एजाज, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल से 1 किलोमीटर के फासले पर। ये फैक्ट्री नाका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, पीटीआई की लीडरशिप बहुत बड़ी तादाद में आई है। अलीमा खान ने आज कॉल दी थी यहाँ पर अडियाला जेल के बाहर आने की, और तमाम एमपीएज, एमएनए, सेनेटर्स और जो सीनियर लीडरशिप है पीटीआई की उनको यहाँ पर आने के लिए कहा गया था। और हम देख रहे हैं कि सारी लीडरशिप तो नहीं, अलबत्ता बेशतर लीडरशिप यहाँ पर पहुंची है। और हमने देखा है कि बहुत कम मौके ऐसे आए हैं गुज़श्ता 6 माह में जब हमने देखा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं। आतिफ खान है एमएनए, इसी तरह डॉक्टर बाबर अवान है, सलमान अकरम राजा है, वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी अपनी काबीना के हमरा यहाँ पर आए हैं। इसी तरह जो दीगर जो लीडरशिप है पीटीआई की वो भी यहाँ पर मौजूद है। अलीमा खान अपनी बहनों के हमरा इस वक्त अडियाला रोड पर फैक्ट्री नाके पर मौजूद है और धरना दिया हुआ है। मुलाकात का जो मुकर्रर वक्त है 4 बजे तक वो खत्म हो चुका है। आज भी मुलाकात किसी को नहीं दी गई है, ना ही फैमिली मेंबरान में से किसी की मुलाकात हुई, ना ही जो वकला की फहरिस्त दी गई थी आज अडियाला जेल हुकाम को, ना ही उनमें से किसी को मुलाकात दी गई है। यही वजह है कि मुलाकात का वक्त खत्म होने के बाद अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर धरना दिया गया है। अलीमा खान धरने में बैठी है, वजीर केपी सोहेल आफरीदी धरने में बैठे हैं और बाकी जो लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद है। गुज़श्ते 6 माह में हमने देखा है कि अलीमा खान ने 2 से 4 मरतबा कॉल दी है अडियाला जेल आने की, लीडरशिप को भी, कारकुनान को भी, ओहदेदारों को भी, लेकिन हमने देखा कोई ओहदेदार, कोई लीडरशिप यहाँ पर नहीं आई। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते अलीमा खान ने बड़ी सख्ती से यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया था कि जो लोग इमरान खान का बोझ नहीं उठा सकते उनको ओहदे छोड़ देनी चाहिए, उनको सीटें छोड़ देनी चाहिए और उनको अपनी जो ओहदे उनको उनसे दस्तबरदार होना चाहिए। और उन्हें बाकायदा तौर पर कहा था कि जो लोग यहाँ नहीं आएंगे अडियाला जेल के बाद, क्योंकि हमने हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाना है, दबाव बढ़ाना है, हमारी मुलाकातें बंद है, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया का इलाज नहीं हो रहा है, लिहाजा ये जरूरी है कि हुकूमत पर इस वक्त दबाव बढ़ाया जाए। और उसका वाहिद तरीका यही है कि अडियाला जेल के बाद जो लोग हैं वो जमा हो और यहाँ पर धरना दिया जाए और बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की जाए ताकि जो हुकूमत है उस पर दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन
हमने आज भी देखा है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं सारी लीडरशिप यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताहम बेशतर जो लीडर है केपी से ज्यादा लोग आए हुए हैं और इसी तरह जो मेंबरान कौमी असम्बली है वो भी यहाँ पर मौजूद है। अडियाला जेल रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। रावलपिंडी इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज ही दफा 144 नाफिज की थी और अडियाला जेल को रेड जोन करार दिया गया था। यही वजह है कि अडियाला जेल रोड बंद कर दी गई है और किसी भी शख्स को अडियाला जेल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर जो आसपास आबादी है, जो मार्केट्स है, ये लोग भी यहाँ पर तंग है। जब हर हफ्ते यहाँ पर एक मजमा लगता है तो उसकी वजह से मकामी आबादी भी तंग होती है और मकामी लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये अडियाला जेल रोड जो है ये मेन रोड है इस इलाके की और यहाँ पर लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीज हों, मामर अफराद हों, खवातीन हों, बच्चे हों, क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुजरना होता है, लिहाजा मकामी आबादी पे भी इस हवाले से मुश्किलात का शिकार हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद है वो मुसलसल नारेबाजी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि इसी तरह जो है हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए और जो मुलाकातें बंद है या जो इमरान खान साहब का इलाज नहीं हो रहा है, फैमिली को रसाई नहीं दी जा रही है या डॉक्टर्स को रसाई नहीं दी जा रही है, वो उसको यकीनी बनाया जाए। अलीमा खान अपनी बहनों के हमरा मौजूद है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी मौजूद है, उनकी काबीना मौजूद है, कारकुनान यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर अब यहाँ पर धरना दिया गया। अब ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये धरना रात देर तक जारी रहता है या पूरी रात जारी रहता है, इस बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है हमेशा की तरह अलीमा खान यहाँ बैठती है रात देर तक 9-10 बजे तक, उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। आज देखना है कि ये धरना कब तक जारी रहता है। ताहम कारकुनान मौजूद है, अडियाला जेल रोड बंद है, पुलिस की भारी नफरी तैनात है, मुतअद्दिद नाके कायम किए गए हैं और गैर मुतल्लिका अशखास को अडियाला जेल की तरफ आने की इजाजत नहीं है। वेलकम बैक। तो आपने देख लिया लोग हैं वहाँ पर और किस तरीके से आए हैं। सलमान अकरम राजा आपको पता है मोटरसाइकिल के ऊपर आए, ठीक है। तो खैर ये होता रहेगा। लेकिन फ़खर एक मैं आपको दिलचस्प कहानी सुनाऊँ। खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा में एक स्कूल है जो कि 1 रुपया फीस लेता है। अच्छा, 1 रुपया फीस लेता है। ये प्राइवेट है या सरकारी? ये प्राइवेट स्कूल है और 1 रुपया फीस दे, सिंबॉलिक फीस, आपको यूनिफॉर्म, जूते, कपड़े, किताबें सब कुछ फ्री मिलती हैं। अच्छा। और दूर दराज इलाके में जाहिद काज़मी साहब हैं हमारे दोस्त जो ये स्कूल चला रहे हैं, तो मैंने उनसे कुछ गुफ्तगू की है और मैं सब लोगों को, चूँकि मैं स्कूल को ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मैं कहूँगा भी इनकी ज़रूर मदद करें। लेकिन इस स्कूल की कहानी थोड़ी सी जाहिद काज़मी जो कि इसके फाउंडर हैं उनसे सुनते हैं। आएँ जी, जो हमारी गुफ्तगू है वो दिखाएँ। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। नवाज़िश सर। जाहिद भाई 2010 से आपका स्कूल चल रहा है, 2016 से, ठीक है, 2016 से आपका स्कूल चल रहा है। अभी कितने बच्चे हो गए आप? सर हमारे स्कूल में कुछ तकरीबन 250 बच्चे तो ऐसे हैं जो बराह रास्त स्कूल में आके पढ़ते हैं, ठीक है, और 50 से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते हैं मगर हम उनको लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, और इन स्कूल के बच्चों के लिए फ़ीस भी नहीं है, किताबें भी फ्री हैं, बाकी सारी चीज़ें फ्री हैं? मैं ज़रा सा पस मंज़र बताऊँगा कि स्कूल हरीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव बरीला में है, यूनियन काउंसिल बरीला, जो खानपुर रोड पर वाक़ है। तो हम ऐसे बच्चों को इस स्कूल में तालीम देते हैं जिनके ख़ानदानों के पास वसाइल की कमी होती है, ठीक, ऐसे और उन बच्चों से हम माना 1 रुपया फ़ीस लेते हैं, जिसके बदले में उनको पढ़ाते हैं। किताबें, बस्ता, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट, ये सारी सहूलतें हमने इन बच्चों को मुहैया कर रखी हैं। इसका आगाज़ 2016 में हुआ 50 के करीब बच्चों और बच्चियों के साथ नर्सरी और प्रेप में। तो हर बरस ये क्लासें तरक्की पा के ऊपर जाती हैं और नर्सरी में हम नए बच्चे लेते हैं। गोया 10 बरस के बाद नर्सरी से लेकर 7वीं तक हमारे पास बच्चे मौजूद हैं जिनकी तादाद 250 से ज़ायद है और इसमें निस्फ से ज़ायद बच्चियां हैं। हमारी ख़ास कोशिश है और इस पर हम वालिदैन को कायल करते हैं कि वो अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को ज़रूर स्कूल भेजें, और माएँ इस पर बहुत संजीदगी के साथ काम करती हैं और वो अपने बच्चों के साथ अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजती हैं। जाहिद भाई ये बताएं कि हर बच्चे की स्पोर्ट के लिए बहुत सारे लोग आते हैं सामने आपके, तो कोई ऐसा इम्प्रेसिव वाक़या किसी ने ऐसी स्पोर्ट की हो किसी बच्चे की, या किसी बच्चे की ऐसी कहानी
जो आप शेयर करना चाहें। वैसे तो हर बच्चे की एक बड़ी दिलचस्प कहानी होगी, बड़ी ऐसा है कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे तो वही हैं जो अभी तक 7वीं में गए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने एक तरह से अडॉप्ट किया, उनमें इक्का दुक्का बच्चे अब यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं। जैसा कि एक बच्चा इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में BS कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, हम उसको भी लुक आफ्टर करते रहे हैं। उसके अलावा क्योंकि हमारे बच्चों की बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट की, तो किसी एक का जिक्र करना तो मेरा ख्याल है कुछ लेकिन मैं नाम लिए बगैर अगर मैं चाहूँगा कि जो बड़ा एक इंस्पिरेशनल वाक़या हो तो प्लीज़ डू शेयर। ऐसा है कि हमारे जैसा गुज़िश्ता 2 बरस की मैं आपको बात बताऊं कि हमारे बच्चों को सर्दियों में जैकेट दरकार थे, तो एक दोस्त को ख़बर हुई तो उन्होंने हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आला क्वालिटी के, कोई मेरे ख्याल है 2-4 मिलियन रुपीस के वो जैकेट्स जो हैं वो एक दिन हमारे स्कूल में डिलीवर हो गए। तो बच्चों के लिए और हम सब के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी कि इस तरह उनकी सर्दियां न सिर्फ 1 बरस बल्कि 2-3 बरस के लिए इंतज़ाम हो गया। तो मैं तो ज़ाहिद भाई आपका मशकूर हूँ, आपने टाइम निकाला और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना इम्प्रेसिव काम कर रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं तो देखने वालों से भी गुजारिश करूँगा, और जो हम एज़ ए पाकिस्तानी जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। तो मैं तो ये ख्वाहिश रखूँगा कि आप खाली जैकेट की बात करते हैं, पूरी की पूरी वर्दी, जूते, जुराबें, सब कुछ और किताबें आपको डोनेट करे कोई। और जो भी लोग सुन रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इनके काम को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इनके स्कूल की हेल्प कीजिए, पाकिस्तान के बच्चों की हेल्प कीजिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की हेल्प कीजिए। बहुत शुक्रिया एजाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। तो देखा आपने कैसा दिलचस्प कहानी, यही है नाज़रीन। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshock777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।